शहादत में क्या खूबसूरत किसी की जिंदगी गई थी आज के दिन। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज का दिन, आज का विचार बहुत खूबसूरत है। लेकिन उससे पहले मंच पर जितने भी बड़े बुजुर्ग गांव के बैठे हुए, हमारी सीनियर लीडरशिप बैठी है, युवा साथी जितने खड़े हुए हैं, और शहीदों की धरती गांव बलंबा की माताएं, बहनें, बुजुर्ग, कार्यकर्ता, जितने भी युवा साथी बैठे हैं, सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, आज बलिदान दिवस है और बलिदान जिसके घर से होता है उसके दुख का कोई ओर नहीं होता, उसके दुख कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी चीज से मिलाया नहीं जा सकता उसको, वो बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन उन बलिदानों के नाम पे ही देश, संस्कृति और समाज आगे बढ़ता है। जब बलिदान होते हैं तो लोग देखते हैं कि इन्होंने बलिदान क्यों दिया, इन्होंने इस धरती के लिए अपनी जान क्यों दी। और जब उसको ढूंढना शुरू करता है कोई व्यक्ति, तो उसको पता चलता है कि हमारी भारत माता ऐसी है जिसके लिए एक नहीं 100 जान भी कुर्बान कर दे तो बहुत कम है। ये भावना जो देशभक्ति की आती है, ये शहादत से आती है, ये बलिदान से आती है। और बलंबा गांव इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि मैं विकास से भी बात कर रहा था अभी रास्ते में आते हुए। यहाँ का इतिहास है शहादत का। मैं आज आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि एक बार सोच के देखिएगा, चाहे वो शहीद भगत सिंह रहे हो, सुखदेव राजगुरु रहे हो, या आपके गांव के बेटे जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। एक बार ये सोचने की जरूरत है कि उस टाइम क्या आता होगा मन में जब आप आखिरी सांस ले रहे हो, देश के लिए गोली खा रहे हो अपने सीने के ऊपर, फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम गए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। क्या उस वक्त मन में विचार होगा? एक दो पल के बाद आपकी जान जाने वाली है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। आपको लगता है कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा तो देश का भला हो जाएगा, देश और तरक्की करेगा, देश और बड़ा नाम हो जाएगा देश का। ऐसी भावना आपके दिल के अंदर अगर आ जाए, जब खुद से आगे आपका देश, आपका समाज लगने लगे, जब आपको लगे मेरे बलिदान हो जाने से भी मेरे देशवासियों का भला हो जाएगा, ऐसी भावना आपके अंदर शहादत का जज्बा पैदा करती है। उसको कोई भी खौफ डरा नहीं सकता उस इंसान को जिसके अंदर ऐसी भावना आ जाए। और क्यों, क्या सोच के ये शहीद होते होंगे ये सारे लोग? आज ये बलिदान दिवस है, इसलिए मैं आप लोगों से ये सवाल कर रहा हूं। हम अमूमन सोचते नहीं इन सब बातों के बारे में। हमें लगता है कि कहीं लड़ाई हुई, वहां पे कोई व्यक्ति शहीद हो गए, बहादुरी से लड़े। हमें लगता है कि शहीद भगत सिंह तो पता नहीं किसी और ही मिट्टी के बने थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। लेकिन आज ये सोचने का वक्त है। आज एक बार अपने मन में ये विचार लाके देखना कि क्या सोचते होंगे उस वक्त, क्या मन में आता होगा कि जान जा रही है उस आदमी की, उस आदमी की जिंदगी जा रही है, और उसके बावजूद भी उसको लगता है कि मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ सकता हूं। क्या मन में विचार होगा? मैंने सोचने की कोशिश की तो मैं एक लक्ष्य तक पहुंच पाया, मुकाम तक पहुंच पाया कि क्या उस वक्त सोचते होंगे, क्या शहादत का जज्बा होगा उस वक्त इन सारे साथियों के मन में। शहीद भगत सिंह ने तो अपने जो नोट्स डायरी लिखते थे वो जेल में उसमें लिखा भी है। उस वक्त इन लोगों के मन में ये जज्बा होता है जैसे वो अंग्रेजों के गुलाम थे हम 250-300 साल तक उस वक्त। और जब शहीद भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो बहुत से लोगों ने उनको, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी उनको ये कहा कि हम आपको भगा सकते हैं, हम आपको जेल तोड़ के ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, भागूंगा नहीं, कायर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अरे आप, ये आंदोलन टूट जाएगा अगर आप शहीद हो जाएंगे। बोले यही आप नहीं समझे, शहीदों के खून की एक एक बूंद से एक एक आंदोलन खड़ा हो जाता है। इससे आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, शहादत से आंदोलन खत्म नहीं होता। तो क्या भावना रही होगी इन शहीदों के मन में? उस वक्त ये भावना थी कि जिन अंग्रेजों ने हमें 250-300 साल तक गुलाम बना के रखा, हमसे जीवन के सारे अधिकार छीन कर रखे और अपने समाज को, अपने लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे, अच्छे घरों में रहते थे, अच्छे साधन मुहैया कराते थे, सब कुछ करते थे उनके लिए। इनके मन में ये भावना थी कि अगर शायद मेरे शहीद हो जाने से, शायद मेरी शहादत के जज्बे से, अगर मैं देश के लिए जान दे दूं, अगर मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, तो शायद उससे एक ऐसा इंकलाब आ जाए, हमारा देश आजाद हो जाए, हमारे बच्चों को भी, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसी तमाम सुविधाएं मिल सके जो अंग्रेजों को मिली है।
ऐसी तमाम सुविधाएं मिल सके जो ये अंग्रेज जो हम पे राज करते हैं उनके बच्चे जिसका आनंद उठाते हैं, कल को हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारी पीढ़ियां भी वो सारी सुविधाओं का आनंद ले सके। ये भावना इन शहीदों के मन में होती है। जब बॉर्डर पर कोई शहीद हो जाता है, क्या भावना होगी उसके मन में? उसके मन में यह भावना होती है कि अगर ये बॉर्डर से कोई अंदर घुस गया तो मेरे देश की शांति भंग हो सकती है, मेरी आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलाम हो सकती हैं, इसलिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश गुलाम नहीं होना चाहिए, देश के लोगों को सुविधाएं कम नहीं होनी चाहिए। और क्या किया हमारे नेताओं ने पिछले 75 साल में? 75 साल हो गए हमको आजाद हुए। 75 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 3 पीढ़ियां गुजर जाती है। क्या किया हमारे नेताओं ने पिछले 75 साल में? जो सपना हमारे शहीद लेकर के इस दुनिया से चले गए, वो सपना ये था कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी और अच्छे घर, पक्के मकान सब लोगों को मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। वो सपना लेके गए थे वो लोग। इन्होंने 75 साल में उस सपने को चकनाचूर कर दिया, उस शहादत को बदनाम कर दिया, उस शहादत को खत्म कर दिया, क्योंकि 75 साल के अंदर इन्होंने ना हमें मूलभूत सुविधाएं दी, ना हमारे देश को तरक्की कराई। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप अपने बुजुर्गों से पूछना, ये जितने बुजुर्ग यहां पे बैठे हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये सारे जब स्कूल में जाते थे बचपन में, जो भी गए होंगे, उस वक्त स्कूलों में ये पढ़ाया जाता था कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। उसके बाद हमारे पिता, हमारे बुजुर्गों की बारी आई, वो जब स्कूल जाते थे उनको भी यही पढ़ाया जाता था, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। हम जब छोटे होते स्कूल जाते थे तो भी हमको यही पढ़ाया जाता था, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। आज मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको भी बदकिस्मती है हमारी, यही पढ़ाया जाता है, भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा। अरे कब बनेगा विकसित देश? 75 साल तक लूट लूट के खा गए हम लोगों को, विकसित देश कब बनेगा? इन पार्टियों के हिसाब से चलते रहे तो विकसित देश नहीं बन सकता हमारा हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान विकसित देश तब बनेगा जब अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा के मुताबिक चलेंगे, जब एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिलेगी, जब एक एक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, एक एक युवा को रोजगार मिलेगा, तब सारे के सारे देश के लोग एक साथ तरक्की करेंगे, तब हमारा देश विकसित देश बनेगा। और इन सारी पार्टियों को दिक्कत क्या है? हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे देश के अंदर, जो पार्टी बढ़ रही है, उससे इन पार्टियों को दिक्कत क्या है? आप टीवी पे रोज सुनते हो, कभी हमारे किसी नेता को जेल के अंदर डाल देते हैं, कभी हमारे किसी नेता पे फर्जी केस लगा देते हैं। क्या कसूर है इन नेताओं का? सत्येंद्र जैन का क्या कसूर था? दिल्ली के सारे लोगों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराया सत्येंद्र जैन ने, ऐसे अस्पताल बना दिए, दिल्ली के किसी अस्पताल में कोई भी चला जाए मुफ्त में इलाज होता है, 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो। ये कसूर था सत्येंद्र जैन का। मोदी जी बोले इसको जेल के अंदर डालो। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए मनीष सिसोदिया ने। ऐसे स्कूल की अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो उसकी पत्नी अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखने जाती है दिल्ली के, ऐसे शानदार स्कूल बना दिए। मनीष सिसोदिया का ये कसूर था, इन्होंने कहा जेल के अंदर डालो, ये अच्छे स्कूल बना रहा है, कल को तो फिर सारे देश के बच्चे अच्छे स्कूल मांगने लगेंगे, ये नहीं होने देना आजाद हिंदुस्तान के अंदर। इन्होंने उनको जेल में डालने का काम किया। इनको क्या लगता है? इनको लगता है इनकी जेलों से डर जाएंगे, इनको लगता है इनके लाठी डंडों से, इनकी गोलियों से डरते हैं। अरे शहीद भगत सिंह को मानने वाली पार्टी है, शहीद भगत सिंह के उसूलों पे चलने वाली पार्टी है। सीने पे गोली भी मारेंगे तो सामने से खाएंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटा सकते, 1 इंच भी, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक देश के हर एक बच्चे को शानदार शिक्षा नहीं मिल जाती, शानदार स्कूल नहीं मिल जाते। आपके गांव में भी स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल, क्या हालत करके रखते हैं? कितने टीचर हैं वहां पे? बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है? सारे माँ बाप प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस भर नहीं सकता गरीब आदमी, इतनी प्राइवेट स्कूलों की फीस है। ये व्यापार बना दिया शिक्षा का इन लोगों ने, लंबे समय तक व्यापार बना दिया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 200 यूनिट बिजली की फ्री दूंगा। इनके पेट में दर्द शुरू हो गया बीजेपी के, भाई 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों दोगे, 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों दोगे? पंजाब के अंदर भगवंत मान जी की सरकार आई, हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनके पेट में दर्द शुरू हो गया कि 300 यूनिट बिजली क्यों फ्री देंगे, क्यों फ्री देंगे? आपने कभी सोचा है ये चीज
कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनके पास प्रचार करने के लिए है क्या। सिर्फ एक मुद्दा है, चाहे बीजेपी से पूछ लेना चाहे कांग्रेस से पूछ लेना, कोई ये नहीं बता पाएगा हमारे किसी नेता के अंदर कोई कमी हो, हमारी पार्टी की नीतियों के अंदर कोई कमी हो, हमारे बारे में एक भी बुरा विचार आपको नहीं बता पाएगा। सिर्फ एक बात बोलेंगे, दोनों पार्टियां मिलकर बोलती हैं, कहते हैं अरविंद केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। कहते कि नहीं कहते? सुनिए ये बात आप लोगों ने, मोदी जी तो टीवी पे भी आके बोल के गए, सुनिए ना ये बात आप लोगों ने। कहते हैं अरविंद केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। आज आपके सामने मैं उस जो ये कहते हैं, ये बयान देते हैं फ्री दे के देश बर्बाद कर देगा, उसकी पोल खोल के जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत कम शब्दों में आज अपनी बात रखूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़े इनकलाब की शुरुआत जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आज करने जा रहे हैं। आजादी के दूसरे आंदोलन की शुरुआत आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है काले अंग्रेजों को कि इनके लाठी डंडों और जेलों से डरते हैं हम लोग। आज दिल्ली में मोदी जी के सीने पे खड़े होके वहां से इनकलाब की आवाज उठाएंगे, पूरे देश के अंदर कल को यह इनकलाब फैलेगा, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। मुझे उस कार्यक्रम में जाना है, इसलिए बहुत छोटे में आपको बहुत काम की बातें समझा के जा रहा हूं। ये कहते हैं कि हम फ्री दे के देश को बर्बाद कर देंगे। दिल्ली में हम क्या क्या फ्री देते हैं, आपको पता है सारी चीजें दिल्ली में क्या क्या फ्री मिलता है? मैं गिनवाता हूं, एक चीज करके गिनवाऊंगा। दिल्ली के अंदर हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर हम पीने का पानी हर घर में फ्री मुहैया कराते हैं, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त मिलती है, दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में 10 रुपए की दवाई से लेकर 10 लाख तक का ऑपरेशन इलाज मुफ्त मिलता है। दिल्ली के अंदर अगर कोई 60 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, तीर्थ यात्रा पे अपने अपने धर्म के अनुसार कहीं भी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। उनके रहने, खाने, पीने, जाने आने का सारा इंतजाम दिल्ली सरकार करती है। दिल्ली के अंदर हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं यहाँ पे, मैं आपको आमंत्रित करूंगा, दिल्ली आइए कभी भी। बटुआ बॉर्डर के बाद हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बटुए को, किसी भी बस के अंदर चढ़ जाओ, किसी से भी उतर जाओ, कोई किराया नहीं लगता महिलाओं का दिल्ली के अंदर। यानी दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बसें भी मुफ्त हैं। और एक ऐसी चीज जो आजाद हिंदुस्तान में कोई और पार्टी नहीं कर पाई, मैं सीना चौड़ा करके गर्व से कह सकता हूं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने यह काम किया। 75 साल से शहीदों के नाम पे क्या देते आए? हमेशा शहीदों के नाम पे राजनीति करती आई सारी पार्टियां, लेकिन किसी ने उस शहीद परिवार के बारे में नहीं सोचा जिसने उस शहीद को पैदा किया, उसके अंदर ऐसा जज्बा पैदा किया कि वो देश के लिए अपनी जान दे सके। क्या करते रहे अभी तक राजनीतिक दल, सरकारें? शहीद के नाम पे कहीं चबूतरा बना देते हैं, शहीद के नाम पर कहीं मूर्ति लगा दी जाती है, शहीद के नाम पे किसी सड़क का नाम रख देते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसने उस शहीद को पैदा किया? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को यह पहला विचार आया कि हर शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। दिल्ली की सरकार भी और अब पंजाब की सरकार भी देती है। किसी ने नहीं किया, 75 साल तक ख्याल ही नहीं आया किसी को इस बात का, 75 साल तक नहीं सोचा किसी ने। ये सारी सुविधाएं हम दिल्ली के अंदर देते हैं, दिल्ली के अंदर मुफ्त सुविधाएं देते हैं। ये सारी चीजें क्या? बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए बस यात्रा, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, और भी बहुत सी योजनाएं हैं। अब मुझे आप एक चीज बताओ, हरियाणा में भी आप खूब मजे ले रहे हो, कई सारी सरकारें बदल बदल के देख ली, हरियाणा में इनमें से कुछ भी फ्री मिलता है आपको? जोर से बताओ, सारे लोग बताओ। मुझे लगता है महिलाओं को नहीं मिलता, इधर कुछ मिल रहा है, इधर कुछ मिलता है, लठ मिलते हैं इधर वालों को। ये जाते हैं जब वहां पे आंदोलन करने को ही तो लठ मिलते हैं। कुछ भी हरियाणा में इनमें से फ्री नहीं मिलता, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख करोड़ का कर्जा। क्यों? ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे देश को फ्री दे देके, ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। यहां बीजेपी की सरकार है, इन्होंने बिना कुछ फ्री दिए हुए 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा रखा है। आपको अगर लगता हो कि कांग्रेस वाले इनसे इतने भी भले हैं, तो मैं उनकी भी पोल पट्टी खोल के जा रहा हूं। पंजाब में 1 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, कुछ भी फ्री नहीं देते थे इनमें से जितनी चीजें मैंने गिनवाई।
3,85,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए पंजाब के ऊपर। कितना? 3,85,000 करोड़ का। अब आप मुझे ये बताओ, हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब में कांग्रेस सरकार कुछ फ्री नहीं देती थी, 3,85,000 करोड़ का कर्जा है। दिल्ली में अब इतनी सारी चीजें फ्री देते हैं, बताओ कितना कर्जा होना चाहिए? बताओ। मेरी आदत नहीं, मैं अकेले भाषण नहीं देता, आपसे भी पूछूंगा। बताओ कितना कर्जा होना चाहिए? 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना? कुछ तो होना चाहिए। 10 गुना। एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, एक पैसे का भी कर्जा नहीं दिल्ली के ऊपर। ये सारी सुविधाएं लोगों को फ्री देते हैं, उसके बावजूद मुनाफे की सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर। कैसे हो पाता है ये? अरविंद केजरीवाल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको घर से ये सारी सुविधाएं दे सकें। ये सारा पैसा आप लोगों का है, जो आजादी से लेकर अभी तक ये सारे नेता और पॉलिटिकल पार्टियां खा जाते थे। अरविंद केजरीवाल वापस आपको लौटाने का काम करते हैं। आप कहोगे कहां से, हमारा पैसा कहां से हो गया? हमसे तो कोई लेके नहीं गया। अरे भले लोगों, यही तो भोले रह गए, यही तो भोले रह गए हमारे देश के लोग। माता जी ने जो चश्मा पहना है टैक्स दे के खरीदा है, बाबू जी ने जो कपड़े पहने हैं टैक्स दे के खरीदे हैं, जिन कुर्सियों पे बैठे हो टैक्स दे के आई हैं, जो फोन ले रखा है हाथ में टैक्स दे के खरीदा है। आप जब सो रहे होते हो ना, रात में जब सो रहे हो तो सारे लोग, बिजली चल रही होती है, टैक्स जा रहा होता है। जब आप सोते हो तब भी टैक्स भरते हो। और आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार आई है जो जब आप खा रहे होते हो, खाना खा रहे होते हो, तब भी आप टैक्स देते हो। 24 घंटे टैक्स देते हैं हम लोग, 24 घंटे किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं। उसके बदले में 10 रुपए की फ्री सुविधा आपको देने की बात कर दें, इनके पेट में दर्द हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस के। अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जितना इनके पेट में दर्द होगा, एक सुविधा और फ्री कर दूंगा लोगों के लिए, एक सुविधा और फ्री कर दूंगा। और आपके लिए 10 रुपए की सुविधा देने में भी इनके पेट में दर्द होता है। इनके जो विधायक और एमपी हैं, जो राज करते आए इतने सालों से, एक एक विधायक 5-5, 6-6 पेंशन ले रहा है। जितनी बार विधायक रहे उतनी बार पेंशन मिलती है उसको। और कर्मचारियों को एक पेंशन देने में भी इनको दिक्कत है, एक पेंशन देने में दिक्कत है कर्मचारियों को। पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं कर रहे, पुरानी पेंशन योजना नहीं लाना चाहती सरकार। इनके एमपी 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। इनके एमपी को जहाज में घूमने के लिए टिकट फ्री मिलती है, ट्रेन में घूमने के लिए टिकट फ्री मिलती है। वो मुफ्त सुविधाएं नहीं है। वहां तो ठीक है सब कुछ, यहां अगर दे दिया लोगों को तो वो मुफ्त सुविधाएं, इनको पेट में दर्द होता है उससे। तो हमने तो ये सोच रखा है, ठान रखा है, जितना इनके पेट में दर्द होगा, जितना ये पार्टियां विरोध करेंगी, एक एक करके सुविधाएं मुफ्त करते जाएंगे। लोगों का एक एक पैसा वापस, टैक्स का पैसा लोगों को चुकाएंगे, लोगों के बीच में बांटेंगे। हमने ये ठान रखा है, अरविंद केजरीवाल जी ने ये ठान रखा है। ये कांग्रेस वाले भी आजकल, मैंने एक कहावत, पुरानी कहावत है, कहते हैं लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, बिना लीक चारों चले, दर्शन शायर सिंह सपूत। तो जब अरविंद केजरीवाल जी ने नई लीक शुरू की, नई लकीर शुरू की कि लोगों के टैक्स के पैसे से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो ये नकलची बंदर आ गए सारे के सारे। ये कांग्रेस वाले भी आजकल जहां जाते बोलते भाई 300 यूनिट फ्री दे देंगे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे। कहते कि नहीं कहते? इनके नेता भी बोलना शुरू हो गए ना आजकल। इनसे बोलो ये पड़ोस में राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, वहां फ्री करके दिखाओ 300 यूनिट, तब हरियाणा के लोग मानेंगे। इनसे बोलो हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार आई है अभी अभी, 300 यूनिट वहां लोगों को फ्री दे के दिखाएं, तब लोग मानेंगे। 75 साल का समय था इनके पास, कुछ भी कर सकते थे, सुविधाएं देनी होती तो दे सकते थे, लेकिन देना नहीं चाहते। लेकिन ये कांग्रेस वाले आज भी ये तो कहते हैं भाई 300 यूनिट फ्री दे देंगे, ये तो कर दें, क्योंकि कहने में क्या जाता है, आज तक सारे झूठे वादे ही किए इन्होंने चुनाव से पहले। लेकिन ये अभी भी नहीं कह पाते कि आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे बना देंगे। ये अभी भी नहीं कह पाते कि सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से अच्छे बना देंगे, मुफ्त में इलाज मिलेगा उनके अंदर। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि भगवान ने ये हुनर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देके भेजा है कि वो आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल और आपके लिए अच्छा अस्पताल बना सकते हैं। इनके बस की नहीं है, इनके बस की नहीं है। अगर बस की होती तो ये 75 साल में कर देते।
इसलिए अब बदलाव का दौर है दोस्तों। ये जो अरविंद केजरीवाल जी का पैदा किया हुआ ये जो विचार है, ये बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। मैं आज आपके यहां पे गारंटी देके जा रहा हूं और पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हरियाणा के गांव गांव में, शहर शहर में घूम रहा हूं। 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप लोगों के सामने लेकिन एक सवाल है, इस बदलाव का हिस्सा बनोगे कि नहीं बनोगे? ये आप लोगों के सामने सवाल है। बदलाव का हिस्सा बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर जो साथी इस बदलाव का हिस्सा बनने से किसी भी वजह से चूक गए, किसी भी वजह से, किसी को लगे मेरा कोई रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा है किसी और पार्टी से, किसी को लगे कि यार चौधर का सवाल है किसी इलाके की कुछ भी बात है, अगर चूक गए इस बदलाव से, ऐसा मौका दशकों में, सदियों में एक बार आता है। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। 300 साल की गुलामी करी अंग्रेजों की हमने, 300 साल गुलाम रहे हम। पहले नहीं पैदा हुआ शहीद भगत सिंह कोई, पहले राजगुरु सुखदेव नहीं आए, पहले आजादी का ऐसा आंदोलन नहीं छिड़ा जो 1947 में अंग्रेजों को छोड़ के भागना पड़ा। इसका मतलब 300 साल लग गए शहीद भगत सिंह को पैदा होने में, सुभाष चंद्र बोस को पैदा होने में, राजगुरु सुखदेव को पैदा होने में। जब ये एक साथ इनकलाब उठा तब अंग्रेजों को भागना पड़ा। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, पहले नहीं आया कोई अरविंद केजरीवाल, पहले नहीं किसी ने ये बात कही कि आपके लिए स्कूल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, आपको बिजली मुफ्त दे देंगे, आपको पानी मुफ्त दे देंगे। पहले तो कोई नहीं आया ऐसा कहने। इसका मतलब 75 साल बाद आपके पास ये मौका आया है। अगर ये मौका चूक गए, पता नहीं अगली बार फिर कब आएगा, कितनी जनरेशन, कितनी पुश्तें निकल जाएंगी आपकी। इसलिए ये मौका नहीं चूकना। और दूसरी बात, देश तो बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब सुबह सूरज निकलने का वक्त आता है, कोई ताकत दुनिया की उसको रोक नहीं सकती। शाम को सूरज ढलने का जब वक्त आता है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसी तरीके से जिस विचार का वक्त आ जाए, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आम आदमी पार्टी के विचार का वक्त आ चुका है। ना हरियाणा में सरकार बनाने से कोई ताकत रोक सकती और ना देश में सरकार बनने से कोई ताकत रोक सकती आज के दिन में। लेकिन हम में से अगर कुछ साथी चूक गए जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, इस बदलाव में शामिल नहीं हुए, कल को आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, ये छोटे छोटे बच्चे जो आज ये बदलाव होता हुआ देखेंगे, कल को जब ये बड़े होंगे, आपकी आंखों में आंखें डाल के ये कहेंगे, जब देश में इतना बड़ा बदलाव का आंदोलन चल रहा था, जब हमारे स्कूलों की बात हो रही थी, अस्पताल की बात हो रही थी, देश को विकसित बनाने की बात हो रही थी, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो रही थी, तब मेरे माता पिता क्या कर रहे थे, इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए? तब आपकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी अपने बच्चों के सामने, आप नजर नहीं मिला पाओगे उनके साथ। और अगर कहीं आप इस बदलाव में शामिल हुए, सबसे आगे खड़े हुए, तो जैसे स्वतंत्रता सेनानी, जैसे शहीदों के परिवार आज भी सीना ठोक के ये कहते हैं कि हमारे परिवार में से लोग आजादी का आंदोलन लड़े थे, इसलिए देश को आजादी मिली, आप भी गर्व से सीना चौड़ा करके अपने बच्चों को बता पाओगे, इस बदलाव का हिस्सा बने थे तुम्हारे माँ बाप, इसलिए ये बदलाव आया हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान विकसित देश बन पाया। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा बस इतना ही कह के कि आप सारे साथी एकजुट होकर के सबको ये बातें समझा के, सारी बातें आपके सामने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता से ज्यादा दिमाग किसी में नहीं होता। ये सारे नेताओं को लगता है हमारे में सबसे ज्यादा दिमाग है, हम जनता को ऐसे बेवकूफ बना देंगे, वैसे बेवकूफ बना देंगे। दिल्ली में कहते थे अरे कोई बात नहीं है, तो हम शराब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, ये सारे लोग हमें वोट दे देंगे। लोगों ने ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि वो सारी वो तिकड़मबाजी भूल गए। पंजाब के अंदर ये कहते थे अरे हम जात पात चला देंगे, हम सिख नॉन सिख चला देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी। आम लोगों ने ऐसा सबक सिखाया। मुझे लगता है जनता के अंदर सबसे ज्यादा दिमाग होता है। तो जनता अगर ये सोच ले कि बदलाव करना है, उस बदलाव को कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर चाहे ये घर घर पे पैसा देने के लिए आए, आप ही का तो लूट रखा है। अगर ये पैसा देने भी आए, वैसे तो हमारे गांव के साथी बहुत सारे खुददार होते हैं, कोई पैसा पकड़ता नहीं किसी का, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूं अगर ये पैसा देने आए भी तो इनको बोलना इतने से काम नहीं चलेगा, दुगने तिगने दो, बहुत लूट रखा है हम लोगों का, ये सारा पैसा हमारा लूट के लेके गए हुए हैं। पैसा इन लोगों से ले लो, हमारे पास तो है नहीं, हम तो आपके टैक्स का पैसा आपको वापस लौटा सकते हैं। तो पैसा इन लोगों से ले लो,
लेकिन वोट झाड़ू पे दो, तब बदलाव आएगा, तब आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। ये आप लोगों को अपनी स्कीम बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। और कांग्रेस को मैं आपको फिर वार्न कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 10 साल तक टांग पे टांग रख के बैठे रहे ये कांग्रेस वाले। बीजेपी की सरकार से पिछली बार खुश नहीं थे लोग, बीजेपी की सरकार नहीं बनवाई थी लोगों ने। 46 सीटें चाहिए होती है हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, बीजेपी को लोगों ने उससे कम बहुमत दिया था। लोगों ने कहा आप सरकार में दोबारा आने के लायक नहीं हो। अमूमन ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि जब सरकार में जो दल है, जब उसकी सरकार जाती है तो जो विपक्षी पार्टी होती है, विरोधी पार्टी होती है, उसकी सरकार आ जाती है। लेकिन कांग्रेस इतनी निकम्मी पार्टी है कि लोगों ने कहा कि तुम भी सरकार में आने के लायक नहीं हो। 5 साल सरकार से बाहर रहने के बाद भी लोगों ने कहा तुम सरकार में आने के लायक नहीं हो। क्यों कहा सरकार में आने के लायक नहीं हो? 31 विधायक जिता के भेजे कांग्रेस के लोगों ने। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 31 विधायक हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के बनवा के भेजे। इन 31 विधायकों से एक राज्यसभा सांसद बन सकता है। और राज्यसभा सांसद क्या करता? अगर कांग्रेस का बनता तो विपक्ष का ही होता, कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ ही बोलता, मोदी सरकार के संसद के अंदर कोई ना कोई मुद्दा उठाता। 2 बारी हो गई लगातार से, 2 बारी कांग्रेस के विधायक मिलके भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा एमपी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना रहे हैं। जो अपने 31 विधायकों से अपना सांसद नहीं चुन सकते, वो लोगों के वोट की क्या उम्मीद करते हैं? आपका वोट बेच देते हैं ये लोग, आपका वोट बेचते हैं, आपसे वोट ले जाते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं एक पार्टी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव खत्म होते ही रेडी लेके निकलती है, रेडी पे अपने विधायक लेके निकलती है कि विधायक ले लो विधायक, विधायक ले लो विधायक। इनके बिकते हैं सबसे ज्यादा। किसी प्रदेश का नाम ले लो, वहां पे इनके कांग्रेस के विधायक बिकते हुए पाए जाएंगे। किसी प्रदेश का नाम ले लो। और एक दूसरी पार्टी निकलती है बोरी लेके नोटों की, विधायक खरीदना है विधायक, किसका बिका हुआ है विधायक, ये दूसरी पार्टी है। यानी ये आपके वोटों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, आपके विधायकों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। मुझे गर्व है इस बात का, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, दिल्ली के अंदर बैठे हैं मोदी जी, उनकी नाक के नीचे तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन के आए, उनकी नाक के नीचे एमसीडी में हमने इनको चुनाव हराया। भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी, सीबीआई झोंक दी, ईडी झोंक दी, पुलिस झोंक दी। 165 हमारे विधायकों और नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिए, एक भी हमारा विधायक आज तक तोड़ नहीं पाए, एक विधायक नहीं तोड़ पाए। ये ताकत होती है ईमानदारी की। एक विधायक आज तक हमारा खरीद नहीं पाया आम आदमी पार्टी का। और तो और गुजरात के अंदर सिर्फ 5 विधायक आम आदमी पार्टी के चुने गए गुजरात के अंदर। कोई नहीं। जितना देखो, मैंने क्या कहा था, जैसे ही आपको सुविधाएं देने की बात होगी, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही लोगों को कुछ भी सुविधा देने की बात कर दो, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इनको क्या चाहिए कि इनके लोग जो सभाओं में आके सभाएं बिगाड़ सकें, आपका मूड खराब कर सकें, उनको एक शराब की बोतल चाहिए, उनको कुछ पैसे चाहिए। इसके बदले इनको लगता है आपको गुमराह कर सकते हैं। लेकिन जब लोग विचार बना लेते हैं, मैंने क्या कहा, एक भी विधायक इनकी खरीदने की आज तक हिम्मत नहीं हुई, एक भी विधायक खरीदने की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ईमानदार विधायक है सारे के सारे। मेरी आवाज में आवाज मिला के एक बार मुझे अंत में ये जरूर बताइएगा कि मेरी बात आप तक पहुंची है कि नहीं, दिलों तक पहुंची कि नहीं। एक बार मैं भारत माता का नारा लगाऊंगा शानदार। और देखो, ऐसे युवा जब खड़े हमारे साथ, आम आदमी पार्टी को कोई परवाह नहीं है, लाठी चलाओ, डंडे चलाओ, जेल में डालो, यहीं खड़े हैं हम लोग, नहीं डरते इनके लाठी डंडों से। हम भूपेंद्र हुड्डा नहीं है। देखो, आज मैं इस मंच से आपके सामने बोल के जा रहा हूं कि हम भूपेंद्र हुड्डा नहीं है कि जेल के डर से मुंह के ऊपर टेप लगा के बैठ जाएं। आपके यहाँ पे झज्जर की एक बेटी है हमारी, वो जूनियर कोच है, महिला खिलाड़ी, हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया उसने। और खट्टर सरकार का एक मंत्री संदीप सिंह, उसने घर बुला के उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की उस बेटी के। और लानत है ऐसी चौधर पे,
यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता बने बैठे हैं, 1.5 महीने तक इनकी जुबान से चू तक नहीं निकली अपनी बहन बेटी के मान सम्मान के लिए। संदीप सिंह के बराबर के घर में रहते हैं, चंडीगढ़ में पड़ोस में घर है, एक बार भी उस बहन बेटी के मान सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई। जब आम आदमी पार्टी सड़कों के ऊपर संघर्ष करने उतरी, जब हमने लाठियां खाई उस बहन के लिए, तब भूपेंद्र हुड्डा को लगा कि चौधर का सवाल है, लोग सब कुछ देख रहे हैं, बेइज्जती हो जाएगी, तब उनको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से नहीं हैं कि जिसको जेल का डर दिखाओगे तो पीछे हट जाएंगे। और आपसे मैं पूछता हूं, महम के लिए क्या कर दिया 9 साल के अंदर? क्या किया महम के लिए 9 साल के अंदर? कुछ नहीं किया इस सरकार ने। इसका बदलने का वक्त आ गया है, इनको जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है। और आपसे मैं पूछता हूं, कांग्रेस ने क्या कर दिया आपके बच्चों के लिए? इतने साल राज करके चले गए, क्या किया आपके बच्चों के लिए कांग्रेस ने? अगर नौकरियां दी होती, आज बेरोजगार नहीं होते इतने। और जो दी वो भी बेची सारी की सारी। और अगर नौकरियां दी होती, अगर अच्छे स्कूल बनाए होते, अच्छे अस्पताल बनाए होते, तो आज हम मारे मारे नहीं फिर रहे होते। 500 स्कूल कांग्रेस सरकार ने बंद किए थे और 300 स्कूल बीजेपी सरकार ने बंद किए। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, और जितनी बुलंद आवाज में आप जवाब देंगे, मुझे पता चलेगा कि बलंबा ने आज ही मोहर लगा दी है कि महम की सीट आम आदमी पार्टी की होगी और हरियाणा में हमारी अगली सरकार आ रही है। बुलंद आवाज में ऐसे मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद कीजिए ऐसे सारे साथी। इधर वाले थोड़ा परहेज करते हैं भाई, सारे साथी भारत माता का नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों को, बहुत बहुत शुक्रिया, नमन आप सभी साथियों।